हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बारी जल्दी से सब लोग कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 2025 यानी जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर जो कहीं भी नहीं है वो हमारे चैनल पे है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी बात, एग्जाम में रिवाइज भी होते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आ रहा है। यूजीसी नेट पेपर 1 कब का ये पेपर है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। हम लोगों ने 3 जनवरी का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सॉल्व किया था। 6 जनवरी का कल पेपर मैंने आपको करवाया था। 6 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर मैं करवा चुकी हूँ यहाँ पे। अब आज जो हम करवाने वाले हैं वो है 6 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 2 यानी इवनिंग में ये क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने, ये क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने, टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अब। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन आपके जून में भी आया है, जून 2024 में आया है, दिसंबर 2024 में भी आया है सेम क्वेश्चन। सीमा, राधा, दीपिका, शबाना, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू करें अब। जो पहले स्टैब्लिश हुआ है उसको पहले लगाना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। एसएनडीटी विमेन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता और पंजाब यूनिवर्सिटी। 27 जनवरी का भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 27 जनवरी का भी करवाएंगे। अभी हम आज करवाने हैं 6 जनवरी का, कल हम कराएंगे 7 जनवरी का भी, 27 जनवरी का भी कराएंगे। डेली बेसिस पे क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया। इस क्वेश्चन को एनटीए की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया, यानी ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मिले +2 मार्क्स जिन्होंने भी किसी भी ऑप्शन पे टिक किया होगा। अगर आपने, मान लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, अगर आप इनको ब्लैंक छोड़ के आ गए तब आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन इनमें से किसी में भी अगर आपने टिक किया है तो जब ड्रॉप क्वेश्चन होगा तो उसका मार्क्स आपको 100% मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आना था कलकत्ता विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर आना था पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एसएनडीटी, एसएनडीटी की जगह पे यहाँ पे इन्होंने किसको ले लिया, इलाहाबाद के बाद इन्होंने लिया है पटना यूनिवर्सिटी को, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है। ईयर याद रखिएगा क्योंकि ये रिवाइज्ड होंगे। कलकत्ता 1857, पंजाब 1882, इलाहाबाद 1887, एसएनडीटी 1916, पटना 1970। कभी कभी ये लोग कह देते हैं कि आजादी के पहले के जो कॉलेजेस थे, आजादी से पहले के भी पूछ लेते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद कौन कौन से जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए कहां से आया है, परमाणु ऊर्जा से आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो, वहां से लिया गया एक क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन है, इन्होंने कहा कि शुरू से लेकर अंत होने तक चरणों का सही क्रम क्या है। कंट्रोल चेन रिएक्शन, मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, बम्बार्डमेंट बाय न्यूट्रॉन, हीट रिलीज, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस समय न्यूक्लियर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूक्लियर को पढ़ना है। दूसरी चीज है वाटर ट्रीटमेंट से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट में जो प्रोसेस है उसको भी पढ़ना है, ठीक है।
तो न्यूक्लियर एनर्जी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा, न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी यानी ऑप्शन नंबर सी। रेडियोधर्मी द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण करना ऑप्शन नंबर ई। फिर आएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन का मॉडरेशन। फिर आएगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल चेन रिएक्शन, और सबसे लास्ट में आएगा हीट रिलीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2, सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई बता सकता है कि कौन सा यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है ये? In the line organization, the best suited communication is? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कम्युनिकेशन यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन में इस क्वेश्चन का अगर सामने आ जाता है तो क्या आंसर करेंगे? लाइन संगठन में इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट सूटेड कम्युनिकेशन फ्लो इज? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, डाउनवर्ड। लाइन संगठन में सबसे उपयुक्त संचार नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है यानी डाउनवर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हंटर आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। द हंटर कमीशन वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ? हंटर आयोग किसके मस्तिष्क की उपज थी? अब बिल्कुल सीमा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास में डिलीट नहीं करती हूँ। तो आप लोग अगर लाइव ना देख पाओ तो बाद में भी रिकॉर्डेड क्लास आराम से देख सकते हो। हंटर आयोग किसके मस्तिष्क की उपज थी, यानी हंटर आयोग किसके द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन इन्होंने इसमें किया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के मस्तिष्क यानी लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था हंटर आयोग। ईयर क्या था? 1882 से 1883। रिपन की अध्यक्षता में गठित किया गया, जो भारतीय शिक्षा में सुधार से संबंधित था। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए मोस्टली आस्क्ड लिख रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर करना शुरू करिए, टाइम स्टार्ट। एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया। जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर, जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। शिक्षण और सीखने के लिए वीडियो बनाने के लिए कौन सा उपकरण अधिक उपयुक्त होगा? Which of the following tools are most suitable for creating videos for teaching and learning? हमें वीडियो बनाना है, सिंपल सी बात है, वीडियो बनाना है। 2 पॉइंट भी आपको समझ में आ गए तो बाकी आप आराम से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी यानी बी एंड सी, एड पजल। ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन कास्टोमेटिक। स्क्रीन लिखा है भाई, वीडियो बनाना है, हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन कास्टोमेटिक। और एड पजल जो है, एड पजल, ये दोनों चीजें वीडियो बनाने के लिए, इसमें टीचिंग में लर्निंग के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए वीडियो बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करना शुरू करिए। जिसको भी नेट जेआरएफ क्रैक करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा। इनमें से कौन सा जांच प्रशिक्षण मॉडल का एक उद्देश्य है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे टॉपिक्स हम कहाँ से ले, तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, हमारे ऑलरेडी बुक्स वगैरह जो मैंने चेक करी हैं, लेटेस्ट एडिशन की भी चेक की है, वहां पर अवेलेबल नहीं है।
इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पीवाईक्यू उठाइए और उसमें देखिए किस चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसे यहाँ पे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल लिखा है, तो अब आपने क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है, तो आपने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को कहाँ पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को देखना है और प्लस उनके आंसर को हाईलाइट एक नोट्स में रखना है। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये आपको मटेरियल कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका सिंपल तरीका यही है कि जो टॉपिक पूछा जाए उसको एक बार सर्च कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या लिखा है, जांच प्रशिक्षण मॉडल के उद्देश्य, जांच भी करनी है हमें, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करी गई है, यानी ABCD, वैज्ञानिक प्रक्रिया संबंधी कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में रचनाशील जांच के लिए रणनीतियां विकसित करना। जांच तो हमारे ऑप्शन में भी है और क्वेश्चन में भी है, कीवर्ड मिल गया। ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्यूटी, छात्रों में स्पष्टता अनेकार्थकता के प्रति सहनशील होने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में रचनाशीलता की भावना को विकसित करना। ये चारों की चारों चीजें किसमें आती हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अस्पष्टता अनेकार्थकता के प्रति सहनशील होने की क्षमता को विकसित करना, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसके डबल मीनिंग आ रहे हैं, या हो सकता है उसकी क्लैरिटी नहीं है कि किस बारे में कोई चीज लिखी गई है, तो उसमें क्लैरिटी होना। कभी कभी कहते हैं ना कि एक वर्ड ऐसा होता है जिसके कई मतलब होते हैं, तो यहाँ पर छात्रों में क्या करना है, ऐसी चीज विकसित करना, ऐसी कैपेसिटी विकसित करना कि अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन आ जाए तो वो उसको समझ पाए, यही चीज है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मैथ्स भी आएगा ही आएगा, तो आंसर करना शुरू करिए। गलत होगा सही होगा उसको मत सोचिए, आंसर अभी मैं दिखाऊंगी, आपको ये पता चल जाएगा कि जो तरीका हमने इस्तेमाल किया वो सही है कि नहीं। मालिनी, कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वहीं से मोस्टली क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप 2020 से यानी 2020 से लेके अभी तक 2025 तक के और सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए। ट्रस्ट मी, अभी जो आपका एग्जाम होगा ना उसमें इन्हीं में से क्वेश्चन रिवाइज होंगे। हो सकता है फॉर्मेट दूसरा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मैचिंग में आ जाए, हो सकता है कोई स्टेटमेंट में आए, बट आएंगे इन्हीं 4-5 साल के अंदर ही 50% क्वेश्चन। चलिए, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है, तो लाभ और हानि के प्रतिशत का। अब वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य का 95%, तो बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है। क्या बात करेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य, तो कैसे होगा, इन्होंने कहा 95% है किसका, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जो सेलिंग प्राइस है उसका 95% है। सॉल्व करेंगे 19/20, आपस में क्या करेंगे, लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को आपस में माइनस कर देंगे, 20 में माइनस किया 19 बचा 1। हमारा डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है, परसेंटेज निकालेंगे 1/19 इंटू 100, 5.26%। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे को सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितना उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वही डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हमारा क्या निकलेगा, 19 जो हमारा आया है क्रय विक्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन, आपके जून में भी देखा गया, जनवरी में भी देखा गया। Dash describe how learner monitor and control their cognitive processes. SP is greater than CP then profit. बिल्कुल सही। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, लागत हमारी कम आ रही है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें वहां पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है, बिल्कुल सही है मोहम्मद। मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, शिक्षार्थी अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अन्वीक्षण नियंत्रण करने के लिए अभिसंज्ञानात्मक नियमन यानी रेगुलेशन का प्रयोग करते हैं। हमें किसी चीज को कंट्रोल करना है या हमें जो है उसको मॉनिटर करना है, तो हमारे सामने क्या आएगा? ए, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल संचार के संदर्भ में सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स से भी क्वेश्चन आता है, मैचिंग आती है, डुप्लेक्स में भी आती है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है वहां से भी आती है। तो ये जो चीज आ रही है ना, बस इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन अगली बार भी आएंगे। तो डिजिटल संचार के संदर्भ में इनमें से कौन से सिंप्लेक्स प्रकार के संचार का एक उदाहरण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सी कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन और डी कीबोर्ड से कंप्यूटर संचार। डिजिटल संचार के संदर्भ में रेडियो प्रसारण, टेलीविजन, कंप्यूटर से प्रिंटर, कीबोर्ड से कंप्यूटर संचार सिंप्लेक्स प्रकार के संचार के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं तो भाई एक बारी लाइक तो बनता ही है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टीम युग्म एकल रणनीति के विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप्स ऑफ टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी इन द करेक्ट ऑर्डर। टीम पेयर यानी कोलैबोरेटिव की बात करी जा रही है, सहयोगात्मक की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, इनको कहा है सही क्रम में व्यवस्थित करना यानी बिल्कुल सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? किसी एक समस्या समस्या पर एक बड़ी टीम के रूप में सहयोग करना, फिर व्यक्तिगत रूप से कार्य को पूरा करना, एक जैसी समस्या पर युग्मों यानी पेयर्स में काम करना और सबसे लास्ट में सेलेक्ट अ टॉपिक। यहाँ पर टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सीक्वेंस पूछा गया है, स्टेप्स पूछे गए हैं जैसे रिसर्च में पूछे जाते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका दोबारा भी पूछा जाए तो इसलिए इसको स्टार दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है, अभी क्वेश्चन पेपर यूजीसी की साइट पर भी नहीं है ना? तो अभी उनको नहीं पता है कि आपने ये क्वेश्चंस कितने लोगों ने देखे हैं, तो इस वजह से चांसेस रहता है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए। इसलिए उसका टावर नाम बाबेल कहा गया है क्योंकि ईश्वर ने पृथ्वी के सभी लोगों की भाषाओं को भ्रमित किया। Therefore is the name of it, the tower called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth. नीचे दिए गए विकल्प में सही बताना है और कौन सी चीज सही है ये बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी, इट इज एन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी, इस संदर्भ में क्योंकि सूचित करता है, क्योंकि सूचित करता है कि जो बाद में आएगा वह बाबिल नाम देने की व्याख्या करेगा।
और ऑप्शन नंबर ई, इस कथन का वाक्यांश आधार वाक्य नहीं है। अब ये सोचिए, ये जो क्वेश्चन है कहाँ पर है, किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया तरीका, हम कहते हैं कि सिलेबस से परे है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आउट ऑफ एग्जाम पैटर्न जरूर कह सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पहले ऐसा नहीं आया कि यहाँ पर पैसेज को देख के पूछा जाए कि करेक्ट क्लेम कीजिए इसमें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लगा है, दैट इंडिकेट दैट व्हाट फॉलो विल एक्सप्लेन द गिविंग ऑफ दैट नेम बाबिल, द क्लॉज इज नॉट अ प्रीमाइस। क्वेश्चन नंबर 12, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन, आंसर करना शुरू करेंगे अब। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज व्हेन टीचर्स डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें डायरेक्ट निर्देश देने की बात की गई है, सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है कब? क्वेश्चन नंबर 12, निभा, अगर मैं बात करूं तो मैं अभी तक के सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। हाँ ये है कि लेटेस्ट मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तक के अगर मैं बात करूं तो मैंने 2018 से कंटिन्यू सारे क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं। अभी लेटेस्ट के क्वेश्चन पेपर मैं कर रही हूँ। कल से मैं एक काम करूंगी कि 2018, 2020 हो चाहे 2024 हो, इनके क्वेश्चन पेपर दोपहर में एज अ रिवीजन में लगा दूंगी। ठीक है, एज अ रिवीजन लगा दूंगी, जिससे कि आप एज अ मॉक टेस्ट उनको सॉल्व कर पाएंगे। कल दोपहर 2 बजे से मैं ऐसे वीडियोस लगा दूंगी, आप देख सकते हो। बाकी लाइव के लिए आप हमारे ये लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, टीच बेसिक स्किल्स एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। क्या किए जाने पर शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? मूलभूत कौशल और सुव्यक्त ज्ञान का अध्यापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन सब का पीडीएफ भी, जितनी भी मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन पेपर मैंने 2018 से सॉल्व करवाए हुए हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ बुक ऑलरेडी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सब लोग। वहां पे जाओ, फाइल सेक्शन पे सर्च करोगे, क्वेश्चन पेपर आपको आराम से मिलेंगे। यही टाइम है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया उतना एग्जाम में डर कम लगेगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आपका हाल खराब हो जाएगा, आप कहोगे यार ये क्वेश्चन तो किसी ने करवाया ही नहीं है मेरे को। टेलीग्राम लिंक शेयर कर दी मैंने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। लिंक शेयर कर दी निभा। ठीक है, डिफेक्टिव इंडक्शन की बात की गई है ये देखिए, ये मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया आपको। बाकी आप हमारी वेबसाइट का लिंक देख सकते हो, वहां पर भी सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। जूही ने कहा है सी, 13 का सही आंसर है बेटा बी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर ई, बेगिंग द क्वेश्चन। दोषपूर्ण प्रेरण की भ्रांति, जटिल प्रश्न और प्रश्न पूछना दोषपूर्ण प्रेरण की भांति का एक रूप नहीं है, ये सभी दोषपूर्ण प्रेरण की भ्रांति के रूप में होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और बेगिंग द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओ माय गॉड। क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्या क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी पीएच के संबंध में सही है? कितने लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सोचो आप।
अब पहले पता होना चाहिए कि पॉली ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये है क्या चीज। आंसर दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें तुक्का लगने वाला है मोस्टली। ए एंड डी सही आंसर है। ये प्रबल कैंसर कारक वायु प्रदूषक होते हैं, PAH। ठीक है। दूसरा है डी, यानी दे आर फॉर्म ड्यू टू कंबंशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के दहन से इनका निर्माण होता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कभी कभी ये लोग फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि पीएच अगर मान लीजिए है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, या पीएच क्या चीज है, या बीओडी क्या चीज होती है, फुल फॉर्म भी आते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक तरह की कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, प्रबल कैंसर कारक वायु प्रदूषक है और जीवाश्म ईंधन के दहन से इनका निर्माण होता है। समझ में आ गया? पीएच फुल फॉर्म पॉलीक्यूलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फिर से आ गया, यही चीज मैंने आपसे कही थी, सॉरी आगे निकल गए। 15 का आंसर करिए, टाइम स्टार्ट। इनमें से कौन सा जल गुणवत्ता प्राचल के निर्धारण के लिए जार टेस्ट किया जाता है? जार टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जार टेस्ट किसके लिए किया जाता है? देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी टर्बिटी अविलता। अविलता के संदर्भ में गुणवत्ता प्राचल के निर्धारण के लिए जार टेस्ट किया जाता है। जार टेस्ट जल उपचार की एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है। अवशिष्ट जल के नमूनों पर रासायनिक उपकरणों का परीक्षण करती है। अवशिष्ट जैसे सीवर का गंदा पानी, उनके नमूनों पर रासायनिक उपचारों का निर्माण परीक्षण करती है जार टेस्ट। गुणवत्ता प्राचल टर्बिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रिसर्च स्टैटिक्स से क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मेजर फॉर अ गिवन डेटा सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। सेवन डिसाइल, सातवां दशमक, माध्यिका, तीसरा चतुर्थक, 78वां शतमक। देखते हैं सही आंसर। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगी? माध्यिका आएगी। माध्यिका के बाद क्या आएगा? सातवां दशमक आएगा। फिर आएगा आपका तीसरा चतुर्थक और लास्ट में आएगा 78वां शतमक। सबसे पहले मीडियन, सेवेंथ डिसाइल, फिर थर्ड क्वार्टाइल और 78 परसेंटाइल। क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा अभी तक आपने क्वेश्चन देखे हैं, आपको क्या लग रहा है पेपर कैसा है? मॉडरेट है, इजी है या टफ है? कब का पेपर है ये? 6 जनवरी 2025, शिफ्ट 2 यानी हो चुका है। तो आप क्या लग रहा है कि लेवल कैसा है, हमें और कितनी मेहनत की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करना शुरू करेंगे अब। टफ है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में लक्षित प्रयोक्ताओं के लिए फिशिंग का निम्न में से कौन सा खतरा होता है? यानी आपको सिंपल सा यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया है कि फिशिंग का जो टारगेट है वो क्या है, फिशिंग क्यों करते हैं, किसमें? कंप्यूटर की उसमें साइबर सिक्योरिटी। 17 का सही, बिल्कुल सही, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, जालसाजी पूर्ण क्रियाकलाप। सामान्य शब्दों में फिशिंग अटैक का मतलब एक हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को झांसा देना और उनकी प्राइवेट जानकारी ले लेना। क्वेश्चन नंबर 18, किस किस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें और किसको छोड़ेंगे जब क्वेश्चन ही इतने लेंदी आ रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बताइएगा। यूजीसी ने गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में क्या-क्या सिफारिशें की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर यूजीसी रिकमेंडेशन ऑन अ क्वालिटी एश्योरेंस? लेवल देखो एग्जाम का कितना पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन में। 1 2 3 4 फोर क्यों 5 ऑप्शन तो ये रहे एक क्वेश्चन में, और उसमें भी 4 ऑप्शन ये रहे, यानी एक क्वेश्चन इक्वल टू 9 ऑप्शंस। प्रिंसी ने कहा है सी। क्वेश्चन नंबर 18 सी बिल्कुल सही जवाब है। सी यानी एडॉप्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन परिपाटियों को अपनाना। डी नवोन्मेष रचनात्मकता के माध्यम से गुणवत्ता बनाए रखना। ध्वस्त करना है अगर तो एलिमिनेट कर दो भाई। सिफारिश में किसी को ध्वस्त करने की बातें नहीं होती हैं। निजी विश्वविद्यालयों के लिए समानांतर प्रत्यायन अभिकरण की स्थापना करना, ये भी नहीं। समुचित मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रणालियों की स्थापना करना, यूजीसी के जो रिकमेंडेशन थी वो सीडीई थी। क्वेश्चन नंबर 19 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके सामने, टाइम स्टार्ट। कश्मीर इज कोडेड एज अ JZR GLHQ, तो लखनऊ को कैसे कोड करेंगे? ये ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड, बहुत ज्यादा 30 सेकंड्स में आने चाहिए। सोनम जूही, बी ऑप्शन। सही आंसर है ए। ध्यान से बताओ जरा, अगर यहाँ के लिखा हुआ है यहाँ स्टार्टिंग में और यहाँ लिखा है जे, के बाद जे आता है कि के से पहले जे आता है? पहले आता है, यानी यहाँ पर पिछली तरफ जाएंगे -1, यानी एक पीछे लेते जाएंगे। जेड है तो जेड में अगर हम बिल्कुल अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा? उधर लास्ट में जेड होगा, इधर स्टार्टिंग में ए होगा। SR है ना? तो -1 यानी एक हम कैरेक्टर पीछे लेके चले जाएंगे, तो उस हिसाब से जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करना शुरू करिए अब। इनमें से कौन सा गलत है? फॉर द जैन मतावलंबियों के लिए शब्द प्रमाण लघुकृत अनुमान है। बौद्ध मतावलंबियों के लिए शब्द स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। मीमांसा के लिए शब्द स्वतंत्र प्रमाण है, और वेदांतियों के लिए शब्द वैध ज्ञान का स्रोत है। -1, वेरी गुड प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से कौन सा गलत है? सही आंसर है ए, ये गलत है। जैन मतावलंबियों के लिए शब्द प्रमाण लघुकृत अनुमान। शब्द के संदर्भ में प्रत्येक धर्मों ने अलग अलग प्रमाण दिए हैं। बौद्ध मतावलंबियों के लिए शब्द स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। मीमांसा के लिए स्वतंत्र प्रमाण है। वेदांतियों के लिए शब्द वैध ज्ञान का स्रोत है, जबकि जैनियों के अनुसार शब्द प्रमाण अनुमान नहीं होता। 21 क्वेश्चन नंबर। आज के क्वेश्चन को देख के मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई हमें और कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना ध्यान देना पड़ेगा। BL ओटेयर द्वारा सूचीबद्ध मीडिया की लाभ अधिकतमीकरण रणनीतियों का सही क्रम बताइए। और सोचिए, अभी तो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उनका सोचिए जिनको पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या चीज नहीं आ रही है, यानी अभी भी वो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कई जगह पे। वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इजी लग रहे हैं, उनको लग रहा है वाह भाई वाह इजी है, तो मेरा तो JRF कंफर्म, मेरा तो नेट कंफर्म। लेकिन जब ऐसी चीजें देखेंगे तो ये लगेगा भाई मेरे 40% से 50% आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सोचिए जरा, जो कहीं किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है।
21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीक्वेंस में लगाना है। सोचिए, एक तो BL ओटेयर द्वारा सूचीबद्ध मीडिया के लाभ की रणनीतियों का सही क्रम, सबसे पहले सिनर्जी यानी सेक्रिया, नियोजित अप्रचालन यानी प्लान ऑब्सेलेंस, सुरक्षा का तर्क लॉजिक ऑफ सेफ्टी, ख्याति प्राप्त व्यक्ति सेलिब्रिटी, स्पेक्टेकल चमत्कारिक प्रदर्शन। अब ये तो सिलेबस में नहीं है भाई, इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जनरली कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। भाई साहब, ओटेयर के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। 22 क्वेश्चन नंबर, वो भी सीक्वेंस में। किन्हीं अनुसंधान प्रतिभागियों का मूल्यांकन अध्ययन के आरंभ में विशेष प्रश्नावली से किया जाता है, परंतु अनुसंधानकर्ता परवर्ती मूल्यांकन हेतु प्रश्नों को बदल देता है ताकि प्रतिभागी उन्हीं उत्तरों को दोहरा न सके। तो अध्ययन में आंतरिक वैधता को कौन सा संभावित खतरा हो सकता है? यानी आपको सिंपल सा ये बताना है कि आंतरिक या इंटरनल वैलिडिटी का जो खतरा है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर है ए, इंस्ट्रूमेंटेशन। जब किन्हीं अनुसंधान प्रतिभागियों का मूल्यांकन अध्ययन के आरंभ में विशेष प्रश्नावली से किया जाता है, परंतु अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर मूल्यांकन के लिए प्रश्नों को बदल देता है जिससे उत्तरों को दोहराया या रिपीटेशन ना हो, तो वहां पर आंतरिक वैधता का जो मापन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का संभावित खतरा हो सकता है। 23 क्वेश्चन नंबर, चलो भाई, आई मैचिंग आई। 23 क्वेश्चन नंबर, सांस में सांस आई। 29 23 पे आर्यभट्ट, कणाद, सुश्रुत, नागार्जुन। 23 सही आंसर डी, बिल्कुल सही है आप लोग। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से, कणाद परमाणु सिद्धांत से, सुश्रुत शल्य चिकित्सा, नागार्जुन एल्केमी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। 24, ओ भाई, फिर से आगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर करते हैं, वो भी फास्ट। ये जो पीडीएफ है आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। बाकी जिसको भी पहले की, ये क्योंकि लेटेस्ट है, ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी 2025 का जो है। बाकी जिसको चाहिए वो भी वेबसाइट पर है, लेकिन बाकी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी पूरी पूरी कंप्लीट बुक पीडीएफ। कंप्लीट बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24। 3, 8, 15, 24, 35, 48 के बाद क्या आएगा? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 61। क्यों 61? 61 नहीं, 63। ऑप्शन गलत है, 63 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 63। 5, 7, 9, 11, 13, 15 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर 13 के बाद जो नेक्स्ट गैप है वो 15 है, तो 48 में 15 को जोड़ देंगे, 63 बिल्कुल सही आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस 5, 7, 9, 11, 13, 15। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 25,
किसके बारे में है? बारकोड रीडर, आरएफआईडी रीडर, ओसीआर, ओएमआर। ये जो टेक्नोलॉजी दी गई है, ये जो एंट्री डिवाइस दी गई है, इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं, इनके एग्जाम्पल का मैचिंग लगाना है आपको। चाहो तो स्क्रीन को आप लोग जूम भी करके देख सकते हो, फिंगर से जूम कर सकते हो स्क्रीन को, जिससे कि हर एक लेटर क्लियर दिखेगा। 25 का सही आंसर है डी, संस्पर्श रहित क्रेडिट कार्ड, आरएफआईडी रीडर। परीक्षा पत्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर ओएमआर, कंप्यूटरीकृत टिल में मदों का स्कैन, बारकोड रीडर। मुद्रित हस्तलिखित दस्तावेजों को संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तन करना, ओसीआर। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक से अंतिम चरण की ओर रिस्क असेसमेंट या जोखिम मूल्यांकन का सही क्रम क्या है? पहले क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा? और आपको बता दें, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, मोस्टली आज क्वेश्चन है बार बार, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में। आरएफआईडी डिटेक्ट सेंसर टोल प्लाजा लाइक, बिल्कुल सही प्रिंसी। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले खतरे की पहचान करना। खतरे की पहचान करना ऑप्शन नंबर सी, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना, फिर आएगा एक्सपोजर असेसमेंट, फिर आएगा रिस्क कैरेक्टराइजेशन और लास्ट में आएगा जोखिम प्रबंधन। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है। 27, पपराजी किसे कहते हैं, पैरोडी किसे कहते हैं, रेडिकल रीडिंग और सोप ओपेरा। यानी आप जो मीडिया में जो वर्ड सुनते हो, हम लोग कहते हैं ना कि करंट अवेयरनेस से क्वेश्चन किधर से आते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किधर से आते हैं, वो देख सकते हो, यहाँ से आते हैं। पपराजी आप लोगों ने सुना होगा कॉन्सेप्ट, पपराजी क्या है, पैरोडी क्या है, रेडिकल रीडिंग या सोप ओपेरा। आंसर करना शुरू करिए जल्दी। देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी पपराजी यानी फोटो पत्रकार में क्या आएगा, स्वतंत्र फोटोग्राफर जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का पीछा करते हैं। करीना कपूर फोटो खिंचा रही है, कहते हैं पपराजी आगे, पपराजी आगे, वो स्वतंत्र फोटोग्राफर। फ्रीलांस फोटोग्राफर हु स्टॉक सेलिब्रिटीज। पैरोडी यानी कि नकल, परोक्ष तरीके से किसी का मजाक उड़ाना। रेडिकल रीडिंग आमूल परिवर्तनवादी पठन, यानी श्रोताओं दर्शकों के अर्थ मूल्यों और मतों को स्वीकृत करना। सोप ओपेरा यानी सीरियल ड्रामा जेनर, यानी धारावाहिक नाटक शैली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 रिसर्च का क्वेश्चन। मैम मेरे को तो रिसर्च बहुत अच्छे से आती है, अभी पता चलेगा रिसर्च एप्टीट्यूड में हम कितने पानी में हैं। किसी विशिष्ट समय स्थान पर किया जा रहा अन्वेषण जो किसी ऐसे एकल प्रश्न पर केंद्रित होता है जो सामान्य प्रश्नों की ओर अनुस्थापित नहीं होता, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है सी, पर्टिकुलरिस्टिक यानी विशिष्टता परक अनुसंधान। अब विशिष्ट ऑलरेडी कीवर्ड है, किसी विशिष्ट समय स्थान पर किया जा रहा अन्वेषण, तो कैसा होगा, पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च या विशिष्टता पूरक। 29,
ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको सिखाया था। आई होप कि आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये कल बताया था कैसे निकालना है इसको। ये क्वेश्चन है आपका रिसर्च का, रिसर्च स्टैटिक से क्वेश्चन है ये। मैचिंग वो भी, यानी पॉपुलेशन मीन दिया है, समष्टि माध्य दिया हुआ है, निकालना है मानक विचलन, मैचिंग बिठानी है इसकी। ये समझ में नहीं आता, अभी देखो समझ में आएगा। देखो ए ऑप्शन देखना, जरा ध्यान से देखना सब लोग। ए ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है, समष्टि माध्य पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, और यहाँ पर भी मीन दिया हुआ है लेकिन स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, 61, ध्यान से देखो, कॉपी है तो कॉपी में कर लो। 61 अंडर रूट करो, 61 को लिखो, माइनस करो किसका, 5 को लिखो जो स्टार्टिंग में है मीन, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे देख सकते हो, इसको हमने कर दिया स्क्वायर में। अब 61 माइनस 5 इंटू 5, यानी 5 का स्क्वायर हुआ बेटा 25। अब 61 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 61 में, बताओ जरा जल्दी से आंसर बताओ जरा, सब आ जाएगा, अभी आ जाएगा दिमाग में, कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका बता रही हूं मैं। 61 को उठा लो, माइनस जो आगे की संख्या उसका स्क्वायर करना है। 61 माइनस 25 कितना हुआ, 36, कितना हुआ 36, यानी हमने ये दोनों चीजें निकाली थी। अब क्योंकि ये अंडर रूट है, अब इस अंडर रूट को निकालेंगे तो संख्या क्या आएगी, 6। 36 की 46 प्रिंसी। दूसरी संख्या ले लो भाई, पहला जो है हमारा किससे मिलेगा, जाके 6 से मिलेगा। दूसरा है 85, बड़ी संख्या को इधर लिखिए, माइनस करिए किसके साथ, स्टार्टिंग में क्या है, पॉपुलेशन मीन 6, उसका स्क्वायर करिए, माइनस करना है। 85 लिखिए, माइनस 6 का स्क्वायर है 6 6 क्या होगा, 6 6 36, कितना बना 85 में 36 को माइनस कीजिए जरा, 85 माइनस 36 बना 49। अब इस 49 का अंडर रूट यहां से उठा के किधर लेना है, इधर लेना है 49, यानी 49 का मतलब है 7 इंटू 7 49, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यानी दूसरी संख्या हमारी किस में गई, 7 में गई। फिर है हमारा, फिर से निकालो भाई, 113 माइनस 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 113 में 49, सात 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 दूनी कितना, 7 इंटू 7 कितना हुआ 49, माइनस करो जरा 113 में 49 को, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब आप कर रहे हैं। 113 में 49 माइनस किया, कितना हुआ 64 हुआ भाई। 64 का अंडर रूट निकाला, कितना बना 8, यानी अगर हम 8 और 8 को 8 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आएगा 64, यानी तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पे। अब क्या बचा, लास्ट का बचा, अब चाहो तो इसको भी निकाल लो, नहीं तो आंसर तो ऐसे ही निकल आएगा 6 7 8, और लास्ट में जो आएगा वो संख्या होगी 9। इजी है, वेरी गुड। अभी अपने को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 29, आपके सामने है ऑप्शन नंबर 6 7 8 एंड 9। सिंपल थिंग है, 61 को आपने लेना है, माइनस जो भी हमारी संख्या है उसका स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, आपस में इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी हमारा आएगा आंसर उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, दैट इज अवर आंसर। दिस क्वेश्चन आस्क्ड ओनली इन अ पेपर 1, ओनली इन पेपर 1। अभी आ गया समझ में अपने को, दिस क्वेश्चन डन, थम्स अप कर दो जिनको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जल्दी से एक थम्स अप, पता लग जाए कि भाई आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। डन, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, आ गया हमें क्वेश्चन नंबर 30।
अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम यानी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? कंटेंट एनालिसिस से। विषय वस्तु विश्लेषण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। भक्ति आ गया ना बेटा? डन, वेरी गुड। कुलदीप, जेबी, प्रतीक, कीर्ति आ गया, वेरी गुड। एग्जाम में एकदम बिल्कुल मजे करके आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आंसर हमें निकालना आ गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट क्या है? विषय वस्तु, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम रिसर्च में यूज कर रहे हैं, कंटेंट, उसके बारे में बात हो रही है। देखो आंसर डायरेक्टली, सी आंसर सही है, बी, सी एंड डी। ये अत्यंत पारदर्शी अनुसंधान पद्धति है, ये नहीं होगा। पुनरावृत्ति अनुवर्ती अध्ययन विषय वस्तु विश्लेषण में साध्य नहीं है। अनुदैर्घ्य विश्लेषण यानी लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस के कुछ परिमाण को सहजता के साथ अनुमति दे सकता है। यह व्यापक विविधता वाली विभिन्न प्रकार की असंरचित पाठ संदर्भित सूचना पर लागू हो सकता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाइएगा। 31 क्वेश्चन नंबर, लो भाई, इन्वायरमेंट। एक से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी चीज आ जाती है। चलिए, इन्वायरमेंट आज ही पढ़ा था, वेरी गुड। जिसको भी समझ में आ रहा है वो लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। प्राचीन से नवीनतम यानी जो पुराना है वहां से शुरू करके नए की तरफ जाएंगे और सही कालानुक्रम यानी सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। 1986, 1981, वाटर 1971, बस यही ईयर हमें याद हो गए ना तो हम आराम से कर लेंगे। देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा? वन या जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर आएगा जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1974। फिर वायु प्रदूषण के रोकने का अधिनियम 1981 और सबसे लास्ट में आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन सब के यहाँ पर मैं स्टार दे रही हूँ इसलिए क्योंकि इसको रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा, फिर वो चाहे मैचिंग में हो, स्टेटमेंट में हो या सेम ऐसे ही कोड में हो। अगला क्वेश्चन 32 रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स 90 डिग्री in the anti-clockwise direction and then 135 degree in the same direction. He then turned 270 degree in the clockwise direction. Which direction is the man facing now? यानी एक मैन है, एक आदमी है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, फेस उधर है उसका, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा, देन फिर 135 डिग्री सेम डायरेक्शन में और उसके बाद 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले एंटी क्लॉकवाइज था, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन अब वो कौन सी जगह पे डायरेक्शन पे फेस कर रहा है यानी देख रहा है। 32 का सही आंसर ए, नॉर्थ ईस्ट। 90 डिग्री घूमने के बाद आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। 135 डिग्री के बाद मुंह दक्षिण पूर्व की ओर होगा। 270 घूमने पर उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन। फिगर बताइए भाई, कल ही पढ़ाया फिगर, मूड फिगर कल ही बताइए मैंने आपको। आ गया, बहुत सही क्वेश्चन है, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन। मूड और फिगर। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। पहला, सबसे पहले मूड बताइए, तीन हो गए।
पहला है ऑल लगा है, ऑल जहां लगा होगा मैंने क्या बताया था, ए हो जाएगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव। सम लगा है, सम के साथ नॉट नहीं है यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी आई हो जाएगा। Therefore, some comedians are athletics. सम लगा है फिर से आई हो जाएगा, ए आई आई। अब यहाँ पर क्या है, अब ये तो हमारा ए आई आई हमारा क्या निकला, मूड निकला। अब हमें फिगर अगर निकालना है देन हमें किसको देखना पड़ेगा, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म आपकी प्रीमाइस 1 में है, प्रीमाइस 2 में है, लेकिन आपके इसमें नहीं है, कंक्लूजन में नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमेडियंस दिया है, यहाँ एथलेटिक्स दिया है, कॉमेडियन यहाँ पे भी दिया है यानी कॉमेडियंस तो नहीं होगा। एथलेटिक्स प्री1 में दिया है, यहाँ पर भी दिया है, वो नहीं होगा, यानी क्या होगा, एक्टर्स। मिडिल टर्म्स एक्टर्स, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में है, कंक्लूजन में नहीं है, एक्टर्स। अब दोनों ही स्टार्टिंग में है, तो जब स्टार्टिंग में होगा, क्या बताया था, डब्लू मैंने बना के बताया था, जब दोनों लास्ट में होंगे तो 2, जब दोनों स्टार्टिंग में होंगे तो 3। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आई आई, थर्ड फिगर यानी तीसरी आकृति। ये कल करवाया था, याद है किसी को कि भूल गए। मूड फिगर, सबसे पहले मूड निकालना है, यानी आपको बताना है कि वहां यूनिवर्सल पॉजिटिव है कि पर्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव है। मूड निकालेंगे, मूड निकालने के बाद फिगर निकालेंगे। फिगर भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था निकालना, कि अगर मान लीजिए ये एक्टर स्टार्टिंग में है और कॉमेडियंस की जगह पे एक्टर लिखा होता, यानी ये एक्टर अगर लास्ट में लिखा होता, पहली में पहले स्टार्टिंग में होता, दूसरी में लास्ट में होता, तो कैसा फिगर बनता हमारा, 1। अगर दोनों ही एक्टर लास्ट में लिखे होते तो 2 बनता, दोनों ही एक्टर फर्स्ट में है, स्टार्टिंग में है, तो क्या होगा, 3 बनेगा। और अगर मान लीजिए पहली प्रेमाइस में यही एक्टर लास्ट में चला जाए और ये एक्टर सेम स्टार्टिंग में ही हो, तो क्या बनेगा, 4। कितने फिगर होते हैं, 4 फिगर होते हैं। यही 4 चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन कल जो आपको समझाया था, अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो भाई 34 देख लो, सी आंसर सही है भाई। 34 क्वेश्चन नंबर, आंसर करना शुरू करिए अब। निम्न में से कौन गूगल द्वारा विकसित प्रथम पूर्णतया मुक्त स्रोत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यह किसी भी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क के लिए निःशुल्क है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है इसको। 34 क्वेश्चन नंबर, आपने कहा है सी, लेट सी, सही आंसर है सी, एंड्रॉइड, बिल्कुल सही जवाब। गूगल द्वारा विकसित प्रथम पूर्णतया ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात किसी भी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क के लिए निःशुल्क है। 35 क्वेश्चन नंबर, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, संचार में सुधार में सहायता कौन करता है। जिसको भी जूम करके देखना हो अपनी स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हो, स्क्रीन जूम हो जाएगी। 35 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। संचार में सुधार में सहायता करता है, दूसरों के विचार पर ध्यान नहीं देना, प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं की पहचान करना, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के मनोभावों की उपेक्षा करना। एक मिनट भाई, ये उपेक्षा करना तो नहीं होना चाहिए, उपेक्षा करेंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस होगा। सही आंसर होगा सी, ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सी होना चाहिए और डी होना चाहिए। यानी कि हमें कुछ भी
जो चीज हमारी चीज की मतलब की नहीं है, दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं दे, अरे भैया दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी गलत है। एक मिनट भाई, बी सी डी होना चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया भाई, बी सी डी होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्यों? क्योंकि दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो भाई हमारे रिसीवर हमें अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो कुछ लेगा ही नहीं भाई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इंटेंजिबल इनकोडिंग यानी बोधगम्य कूटबद्धीकरण करना सही है, क्लियर होने चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव, बी सही है, सी सही है, और डी हमें पता होना चाहिए उसकी आवश्यकताओं के बारे में कि वो किस चीज को जानना चाहता है, तो सही आंसर होना चाहिए बी इस क्वेश्चन का। बी सही है बिल्कुल। 36 क्वेश्चन नंबर, इसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन बड़े आ गए भाई। 36 क्वेश्चन नंबर आंसर करिए। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। क्या बात है भाई। वन ऑफ द मेजर बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा भक्ति। सेमेंटिक डिस्टॉर्टेशन यानी अर्थी विकृति, संगठनात्मक संचार में अर्थी विकृति प्रमुख बाधाओं में से एक है। 37 कन्वर्जन, अगर इनको आपको ये बाइनरी नंबर है, ये आपका 4 पे आ गया, ये ऑक्टल नंबर है और ये हेक्साडेसिमल है, या तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, डेसिमल निकालना इनका। डेसिमल निकालो जरा इस क्वेश्चन का। फिर उनको उन्होंने कहा है इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर पे और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो यानी आपको ऑक्टल को भी डेसिमल में करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल को भी उसमें करना पड़ेगा, उसमें डेसिमल में, बाइनरी को भी डेसिमल में। डीबीसीए, जेबी ने कहा है डीबीसीए, देखते हैं सही है कि नहीं। सही आंसर डी बिल्कुल सही, डीबीसीए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेक्साडेसिमल, फिर 4 आ गया बेस पे, फिर ऑक्टल हो गया और सबसे लास्ट में हो गया बाइनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। 38 क्वेश्चन नंबर, इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रिक्त पद के विस्तार का उदाहरण है? व्हाट अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाई एक्सटेंशन ऑफ अ टर्म दैट इज एम्प्टी? 38 सही आंसर देखिए सी भगवान। प्रश्नानुसार रिक्त पद में भगवान विस्तार का एक उदाहरण है, विस्तार का एक उदाहरण पूछा है, एक्सटेंशन ऑफ अ टर्म दैट इज एम्प्टी। सही आंसर सी। 39 एंशियंट एजुकेशन से जुड़ा क्वेश्चन, 39 आंसर करिएगा। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। श्री धन्य कटक विश्वविद्यालय ने किसकी जीवन अवधि के दौरान प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया? तो संत नागार्जुन। उस समय यह ब्राह्मण बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था, कटक विश्वविद्यालय, श्री धन्य कटक। 40 क्वेश्चन नंबर, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्व करनी पड़ेगी आरसी। आपने सिर्फ एक गेम खेलना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई कौन सी जगह पे इसका आंसर लिखा हुआ है। 40 नंबर है कि कोयले के संबंध में कौन सी चीज गलत है।
क्वेश्चन को पढ़ लो। मानव इतिहास पर कोयले का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वाष्प इंजन को शक्ति देने के लिए कोयले का प्रयोग होता था। कोयले की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। सेवा प्रदाता कंपनियां बिजली के उत्पादन में कोयले का उपयोग नहीं करती। कोयले का उपयोग करती हैं सेवा प्रदाता कंपनियां, और इन्होंने कहा है नहीं करती हैं। यहाँ पर कहा है कि कौन सा गलत है, तो सही आंसर डी। भाई बिजली उत्पादन में कोयले का यूज होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 41, पश्चिमी दुनिया में प्रमुख ईंधन के तौर पर कोयले ने लकड़ी को कब से प्रतिस्थापित करना शुरू किया, यानी रिप्लेस किया जो वहां की वुड थी? रिसेंटली, इन द 60th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, इन द 80th सेंचुरी? आंसर देखिए, 18वीं शताब्दी से। पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी से इसने लकड़ी को एक प्रमुख ईंधन के रूप में प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। भाई कुछ करना ही नहीं है, 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन यहाँ देखने हैं कितनी जल्दी आंसर निकल रहा है। औद्योगिक क्रांति कब से शुरू हुई? 20th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी? औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति कब से शुरू हुई? यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? भाई 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बोला गया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई है, विच बिगन इन द मिड 80th सेंचुरी। वाष्प इंजन को शक्ति दी 18वीं शताब्दी में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति, यानी हमें कुछ और करना ही नहीं है यार। यहाँ से हमने अगर कर लिया ना तो मिड 80th सेंचुरी। हमारे ये 2 मार्क्स तो कंफर्म हो रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? कुछ टाइम लग ही नहीं रहा है ऐसे क्वेश्चंस पे। पढ़ना और आंसर करना है। चीन और भारत हैं धीमी गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था, तीव्र गति से विकसित अर्थव्यवस्था, गतिहीन रुद्ध अर्थव्यवस्था। चीन और भारत। भारत और चीन की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में है। Coal consumption has surged in recent years, particularly in a rapidly growing economy of China and India, both of which have large coal reserves. तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। अच्छा, इसके बाद कहा था? 41, 42, 43, 44। हाल ही के वर्षों में कोयले का उपभोग बढ़ा है, घटा है, अपरिवर्तित हुआ है या वेनिस्ड यानी लुप्त हो चुका है? कोल कंजप्शन की बात करी गई है। बताओ भाई कौन सी लाइन में है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? हाल ही के वर्षों में कोयले का उपभोग घटा है कि बढ़ा है? लुप्त हो गया है। भाई आज भी तो वही, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली उत्पादन में आज भी तो यूज होता है। हाल ही के वर्षों में कोयले का उपभोग तेजी से बढ़ा है। Coal consumption has surged in a recent years, particularly in the rapidly growing economy of China and India करके, यानी तेजी से विकसित हुआ है। कोयले का उपभोग भी तेजी से बढ़ा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तेजी से बढ़ा है। हमें अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमने क्या करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, उसी में से ही सारे आंसर निकालने हैं। टफ है क्या आरसी? किसको किसको आरसी ऐसी लग रही है कि अगर हमने 5 क्वेश्चन आरसी के सॉल्व कर लिया यानी 10 मार्क्स कंफर्म?
सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, डायरेक्टली देखो, पैराग्राफ में ही आपके सारे के सारे आंसर हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए मैं अलग से यूनिट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ही आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आरसी को सॉल्व करना है। तो एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तरीका भी आपको मिल गया है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करती हूँ कि इसके बाद एक क्लास अगर मैं कंडक्ट कर पाऊँ, लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको लगता है कि अगर बहुत अच्छी यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है, क्लासेस मिल रही है, तो भाई 299 से मेंबरशिप ले सकते हैं हमारी क्लास का, टेलीग्राम का। एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना है। जून 2025 के लिए सिर्फ वन टाइम आपको करना है। हमारा क्यूआर यूज कर सकते हैं, यूपीआईडी यूज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आपको मिलेगी वेबसाइट पे, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।